हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 15 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं जिनको 2 बार इम्पीच किया गया, मतलब कि 2 बार इनके लिए इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके शुरुआत की गई है और वो फाइनली इम्पीच्ड हुए हैं। इस तरह की जो न्यूज है गाइस, ये जो हमारी न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर सेक्शन GS2। जो इस क्योंकि वैसे तो यूएसए की न्यूज है तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कवर हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमने जो इस न्यूज में इंडियन प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए ये पॉलिटी में कवर होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, जो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उन दोनों की इम्पीचमेंट प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया का आज तक एक भी प्रेसिडेंट नहीं है जो इम्पीच हुआ हो। ठीक है, तो इंडिया में अगर कोई सी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो वो एक ही ग्राउंड पे हो सकती है, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट किया है। ठीक है, इसके अलावा यूएसए में आप प्रेसिडेंट कब इम्पीच हो सकता है, ही कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेजन, लाइक अगर उसने कोई करप्शन की हो, ब्राइबरी की हो या कुछ और अदर हाई क्राइम्स की हो या फिर मिसडिमिनर्स। ठीक है, इसके अलावा क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम अपनी इंडिया की पढ़ते हैं और यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकते हैं, लाइक लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी भी हाउस से शुरू हो सकती है। ये मैटर नहीं करता कि उसकी जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट हो सकते हैं, नो, ये कहीं से भी इनिशिएट हो सकती है। इट कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा जिस हाउस में स्टार्ट हुई है उस हाउस से उस प्रोसीडिंग्स को पहले 1/4 मेंबर्स के द्वारा साइन किया होना चाहिए। उसके बाद क्या होएगा, जब एक बार इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होएगा वो उस हाउस की 2/3 की मेजोरिटी से होएगा। ठीक है, उसके बाद उसको दूसरे हाउस के पास भेजा जाएगा। लाइक अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो वहां से पहले रेजोल्यूशन पास होके वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा देखेगा जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उनको वो इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर राज्यसभा से इनिशिएट हुआ है तो वहां के 2/3 मेंबर से साइन होके फिर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा फिर वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो चार्जेस लगाए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, अगर दूसरे हाउस को लगता है कि जो चार्जेस हैं वो सही है, तब क्या होएगा, जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है उसको पास कर दिया जाएगा बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और उसके बाद प्रेसिडेंट को फाइनली रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे आर्टिकल 61 के अंडर इंडियन प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यूएसए के प्रेसिडेंट को हम जैसे इम्पीच कर सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये लोअर हाउस को पहले वोट करना पड़ता है कि किस आर्टिकल्स के अंदर वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जब लोअर हाउस के द्वारा इसको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है तब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को नेसेसरी रिमूव किया जाएगा हाउस, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये जो है अपर हाउस पे जाता है जिसे सीनेट बोलते हैं, वो एक तरह कोर्ट की तरह एक्ट करता है जो सभी एविडेंसेस शो करता है। उसके बाद जब हियरिंग सुन लेते हैं, मतलब कि जब जो अपर कोर्ट है वो सभी एविडेंसेस लोअर हाउस की सुन लेता है, उसके बाद प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है अगर अपर हाउस ने भी 2/3 जो मेंबरशिप है उन्होंने वोट दे दी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कि यूएसए में क्या जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो लोअर हाउस से ही स्टार्ट होती है, जबकि हमारे इंडिया में किसी भी हाउस से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यूएसए में क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन जो करता है वो हमेशा अपर हाउस ही करता है, और अगर वो लाइक उसके जो 2/3 मेंबर्स हैं वो अगर एग्री करते हैं तो वहां का जो प्रेसिडेंट है उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी तो वहां का लोअर हाउस है जो दैट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने वोट किया है कि उन पे चार्ज लगाए हैं वहां के यूएसए के प्रेसिडेंट पे, जो लास्ट वीक आप सबको पता है जो यूएसए में मॉब अटैक हुए थे कांग्रेस पे, तो इस चार्ज में क्या हुआ है, उन पे चार्ज लगा के इसको स्टार्ट किया गया। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 2 वेज हैं कि किस तरह से आप जो इम्पीच ऑफिशियल है उसको पनिश कर सकते हो, मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप है जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चल रही है उनको किस तरह से आप पनिश कर सकते हो। 2 वेज हैं उसके। सबसे पहले उनको क्या कर सकते हो, उनके ऑफिस से रिमूव कर दो या उनको डिस्क्वालीफाई कर दो, और कोई भी उनको जो ओनर वो एंजॉय कर रहे हैं उसके ऑफिस से उनको क्या कर दो, रिमूव कर दो, या किसी ट्रस्ट प्रॉफिट अंडर द यूएसए। सिंपल बात समझ में आ गई। इसके अलावा क्या है, किसी भी ऑफिसर को आप रिमूव कर रहे हो तो आपको 2/3 सीनेट की मेजोरिटी चाहिए, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
इसके अंदर क्या है, ओनली तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए डिस्क्वालीफाई करने के लिए। लेकिन अगर आपको इम्पीच करना है तब तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ रिमूव कर रहे हो, डिस्क्वालीफाई कर रहे हो तो आपको सिंपल मेजोरिटी से काम चलेगा। इस स्टोरी की ये जो कि वोट हुई है वो आफ्टर अ कन्विक्शन हुई है, ठीक है। हाउस ने अप्रूव कर दिया कि वो सिंगल आर्टिकल है इम्पीचमेंट का, जिसमें ट्रंप को जो मतलब कि एक्यूज किया है ऑफ इंसिटिंग इंसक्शन व्हेन ही डिलीवर्ड एन स्पीच टू सपोर्टर्स शॉर्टली बिफोर द प्रो ट्रंप मूव रैम्पेज द कैपिटल। मतलब कि आपको पता ही है जो अभी लास्ट वीक की जो अटैक्स हुए हैं, ये जो ट्रंप ने क्या किया तो उसको सपोर्ट किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं हम अपनी। श्रीलंका रिवाइव्स ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एट पोर्ट ऑफ कोलंबो, डील विद इंडिया एंड जापान। गाइस ये जो न्यूज है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर सेक्शन GS2, ठीक है। अभी के जो टर्मिनल को डेवलप किया जाएगा वो श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसमें जो श्रीलंका गवर्नमेंट की 51% ओनरशिप होगी। इसके अलावा जो 49% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इंडिया का जो अडानी ग्रुप है वो इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा कुछ और स्टेक होल्डर्स हैं जो बिजनेसमैन है जापान के, वो भी क्या करेंगे इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, इट वाज होल्ड, पहले ये होल्ड पे था अभी तक, ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बन रहा था ये अभी तक रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड यूनियन थी उसकी रेजिस्टेंस की वजह से। अब इस पोर्ट का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा? हर चीज में देखो चाइना फैक्टर आएगा, क्योंकि जो इंडिया और यूएसए दोनों को कंसर्न है कि चाइना की हेजमनी है कहाँ पे, हम्बानोटा, जो कि 240 किलोमीटर है कोलंबो से साउथ में, ठीक है। अगर पोर्ट को अगर ये चाइना क्या कर सकती है, उसको अपनी नेवल एडवांटेज में इसको यूज कर सकती है, ठीक है। अगर हमें लाइक इंडिया को इस पोर्ट से क्या मिलेगा, इंडिया इसको अपना वहां पे अपनी जो नेवी पावर है उसको हम बढ़ा सकते हैं और चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, इंडिया और चाइना की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट करेगी। इसके अलावा जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी, जिसकी वजह से हम जो और मनी है जैसे साउथ एशिया आइलैंड नेशन उसको भी हम क्या कर सकते हैं, लाइक हम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप सबको पता है चाइना का मेनली साउथ ईस्ट एशिया में जो प्रोजेक्ट चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ऑफ कोर्स यार इंडियन ओशन पूरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड अलोंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स की शिपिंग लेन, मतलब कि वहां से बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है ये बिल्कुल कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से ही लोकेटेड है, जो 85% चाइना के द्वारा ओन किया जा रहा है और 2013 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब कि आप देख रहे हो कि अब जो ये पोर्ट होगा वो हमारे चाइना का जो पोर्ट है उसके पास ही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारे इंडिया को एडवांटेज होगा। अगर इकोनॉमी देखो तो नीली जो 71% एज शिपमेंट कंटेनर्स होते हैं वो कोलंबो के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। अब श्रीलंका के साथ अगर हम अच्छे रिलेशन बन जाएंगे तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो है वो भी हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। इसके अलावा ऑफकोर्स हमारी जो बायलैटरल रिलेशंस है वो द्वारा रिवाइव होंगी, ठीक है। श्रीलंका के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं हमारी दोनों कंट्रीज में कॉपरेशन बढ़ेगी और दोनों कंट्रीज की एक दूसरी कंट्री में गुडविल भी बढ़ेगी, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। सीवीड्स नीड टू बी द कंजर्व्ड अर्जेंटली, ठीक है। तो गाइस आप सबको पता चला ये जो न्यूज है हमारी एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी, ठीक है, अंडर GS3। सीवेट क्या है, इट इज द कॉमन नेम, मैराइन प्लांट होता है जो हमारी एल्गी होती है उसका एक नेम है, ठीक है। और इसको आप काउंटलेस, मतलब कि इट इज द काउंटलेस स्पीसीज होती है जो ओशन में ग्रो होती है, रिवर्स में भी होती है, लेक्स में भी होती है एंड अदर वाटर बॉडीज में होती है। सीवीड्स मोस्टली कहाँ, इंटर टाइडल रीजन में पाई जाती है, शैलो या डीप वाटर में, ठीक है, एस्चुरीज में भी पाई जाती है, बैक वाटर्स में पाई जाती है। मतलब कि जो आपको सीवेट एक तरह का गाइस मैराइन प्लांट है या एल्गा है जो आपको कहीं भी पाया जाएगा, किसी भी वाटर बॉडी में पाया जाएगा। अब चाहे वो शैलो हो, चाहे वो ओनली डीप हो या फिर कम डीप हो, वहां पे भी पाया जाएगा। इवन एस्चुरीज में भी पाया जाएगा जहां वाटर और रिवर मिल रहे हो, या बैक वाटर्स में भी पाया जाएगा। सीवीड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले क्या है, ये यूट्रोफिकेशन से प्रिवेंट करती है, मतलब कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स से ऑब्जर्व करती है जो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, जो हमारी मैराइन लाइफ को टॉक्सिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, जैसे मतलब कि वो प्रोड्यूस करती है। इस वजह से क्या है, वहां की जो मैराइन लाइफ फॉर्म्स को वो क्या करती है, बनाए रखती है। इसको एज अ फूड भी यूज किया जाता है चाइना में, जापान में और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। इसके अलावा मोस्टली जो हैवी मेटल्स होते हैं जो मैराइन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं वो सीवीड्स के द्वारा रिमूव किया जाता है, मतलब कि एक तरह से ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये जो वेस्ट हैवी मेटल्स है उनको क्या करते हैं, रिमूव करता है सीवीड, ठीक है, नेचुरल में। इसके अलावा आप सबको पता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं
ये एक तरह से कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। इसको आप एज ए फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं और फिश प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये हैबिटेट प्रोवाइड करती है टू मेराइन लाइफ फॉर्म और उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी थ्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा इसको एज एन इंग्रेडिएंट भी यूज किया जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के, ठीक है। ये बायो इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है, मतलब कि जब वेस्ट ओशन में रहते हैं ये कहीं ना कहीं तो ऑफकोर्स यूट्रोफिकेशन होता है, न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से एल्गल ब्लूमिंग हो जाती है जो कि एक मेराइन केमिकल डैमेज का साइन है, ठीक है। देखो गाइस, ये हमने अभी किया एल्गल ब्लूम जो है एनवायरमेंट सेक्शन में मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। इसके अलावा क्या थ्रेट्स आइडेंटिफाई है, सी वीड को ओशन वार्मिंग हो रही है, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा बायो इंडिकेटर है, अगर न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे वार्म होगा तो ऑफकोर्स वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, ये जो इनडिस्क्रिमिनेट कलेक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि कलेक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि हम इसको ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, डिफरेंट जगह का यूज कर रहे हैं, तो इसको भी क्या करा जा रहा है, ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट इसको कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है वो अभी इंडोनेशिया में डिस्कवर की गई है। तो क्योंकि पेंटिंग के काम आ गया तो ये आर्ट एंड कल्चर में हमारी न्यूज कवर होगी अंडर GS 1, ठीक है। केव पेंटिंग जो कि 45,000 ईयर्स पुरानी है, उस वहां पे क्या है वॉटी पिक्स कुछ दिखाई हैं जो कि सुलावेसी आइलैंड से बिलोंग करते हैं इंडोनेशिया के, जहाँ पे पेंटिंग्स को भी मिले। देखो जो सुलावेसी आइलैंड है, ये हमने ये न्यूज पहले भी पढ़ी है, लाइक सुलावेसी आइलैंड में पहले भी एक हमें कुछ मिला था, वो हमने पहले पढ़ा था, मुझे क्या प्रॉपर पढ़ा था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको याद आया तो मुझे कमेंट में सेक्शन में बताना, ठीक है। पेंटिंग जो मिली है वो लाइमस्टोन केव में मिली है और उसको जो बनाया गया है वो रेड ओक्रे पिगमेंट से बनाया गया है। इसमें जो डिपिक्ट किया है सुलावेसी वॉटी पिक्स को डिपिक्ट किया है, जो इम्प्लाई करता है कि जो ये एनिमल्स उस वक्त काफी इंपॉर्टेंट थे एंशिएंट ह्यूमंस के लिए, ठीक है। आप देख लो पिग्स को क्या किया है वहां पे डिपिक्ट किया है, इससे ये पता चलता है कि वो एनिमल उस वक्त ह्यूमंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने ये किया है कि जो यूरेनियम सीरीज आइसोटोप को एनालिसिस किया, मतलब कि उन्होंने कुछ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट को यूज करा है दैट फॉर्म नेचुरली ऑन द केव वॉल सरफेस टू डिटरमाइन इट्स एज, मतलब कि उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये यूज किया, दैट इज द यूरेनियम सीरीज आइसोटोप एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा जो सुलावेसी आइलैंड है इसमें कुछ ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड रॉक आर्ट है, मतलब कि बहुत पुरानी रॉक आर्ट ऑलरेडी वहां पे है। ऑल्सो कुछ ओल्डेस्ट एविडेंस मिलता है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ होमिनिन्स बियॉन्ड द साउथ ईस्टर्न लिमिट्स ऑफ द आइस एज एशियन कॉन्टिनेंट। इसके अलावा जो प्रीवियस ओल्डेस्ट पेंटिंग मिली थी 44,000 ईयर जो पुरानी मिली थी, उसमें भी पिग और बुफेलो को डिपिक्ट किया था, वो भी सुलावेसी से ही मिली, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो होमिनिन्स हैं इसमें कुछ मॉडर्न ह्यूमंस होते हैं, कुछ एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज होती है, या फिर जो हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स है वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि होमिनिन्स क्या होती है, ठीक है। होमिनिन्स आर इंक्लूड मॉडर्न ह्यूमंस, एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज एंड आर इमीडिएट एंसेस्टर। केव और रॉक पेंटिंग वो पेंटिंग होती है जो आप किसी ऑफकोर्स ये आपको पता होगा केव पे या रॉक वॉल या सीलिंग पे आप करते हो, ये मेनली यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेंगी, ठीक है। अब कुछ फेमस केव पेंटिंग आपको इंडिया की भी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए। मध्य प्रदेश की भीमबेटका केव पेंटिंग है जो कि भोपाल में है और होशंगाबाद में आजमगढ़ हिल्स में, ठीक है। उत्तराखंड में लखुदिया केव जो कि अल्मोड़ा में है। तमिलनाडु की सित्तनवासी पेंटिंग जो कि पुडुकोट्टा में है। महाराष्ट्र में अजंता नीलोरा केव सबको पता होगा जो कि औरंगाबाद में है। लेनियादारी केव पेंटिंग जो कि पुणे में है। एलिफेंटा केव ये मुंबई में, आई थिंक आप सबको ये तो पता ही होगा। कर्नाटक में बदामी केव बगलकोटा, ये थोड़ा सा न्यूज में भी रहती है बदामी केव। छत्तीसगढ़ में जोगीमारा केव पेंटिंग, ठीक है, और लद्दाख की ससपालकोट, ठीक है। गाइस ये जरा अच्छे से रट लेना क्योंकि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट करते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव रिसीव्स ओवर $10 बिलियन टू रीग्रीन साहिल, ठीक है। अभी तो क्या ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल है क्या, ये इनिशिएटिव है क्या, जो कहते हैं इनिशिएटिव अफ्रीका के द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसका एम ये है ताकि हम क्या कर सके जो डिग्रेड हो चुका है लैंडस्केप साहेल रीजन में, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोवरिश्ड रीजन है, वहां पे हमारा क्या है कि एक सेकेंड वेट यस तो हम क्या बात कर रहे थे, तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव किसका है, अफ्रीका के द्वारा लीड किया हुआ इनिशिएटिव है, जिसका एम यही है कि जो भी डिग्रेडेड लैंड है उसको हमें रिस्टोर करना है, कहाँ का, साहिल का। और ये साहिल रीजन कहाँ से कहाँ तक जाता है, वेस्ट सेनागल से लेके और जिबूटी ईस्ट तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी रीजन को हमने क्या करना है, रिस्टोर करना है, ठीक है। इनिशिएटिव का एम यही है कि हमें 8,000 किलोमीटर लॉन्ग
15 किलोमीटर वाइड ट्रीज, ग्रासलैंड, वेजिटेशन और प्लांट्स को हमें ग्रो करना है। अगर एक बार ये कंप्लीट हो गया तो जो ग्रेट ग्रीन वॉल होगा वो लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होगा प्लेनेट पे, और जो कि 3 टाइम्स ज्यादा साइज में होगा एज कम्पेयर टू ग्रेट बैरियर रीफ के। ठीक है, जो कि इसमें फंड होगा वो फास्ट ट्रैक करेगा क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि हम डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव कर रहे हैं, किस तरह से हम ग्रीन जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं, और जो सहेलियन पीपल हैं उनके लिए हम किस तरह से रेजिलियंस बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जो ग्रेट ग्रीन वॉल गोल है इसका एम यही है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 और 17 है जो कि यूएन का मैंडेटरी है, उसको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। साथ ही हम अपना क्या कर सके, पोस्ट 20 जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उनको भी इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, इसके अलावा सबको पता होगा यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये की पार्टनर है इस इनिशिएटिव का। 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को आपस में लिंक करता है कि हमें एनवायरमेंट को सस्टेनेबल वे में रखते हुए डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, जो की ऑब्जेक्टिव है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का यही है कि 2030 तक हमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी करनी है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 15 में इंक्लूड है। ठीक है, मतलब कि जितना भी अपने लैंड डिग्रेड कर रहा है उसको हमने न्यूट्रल करना है, कब तक, 2030 तक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा। अगेन कैसे ये जो न्यूज है हमारी एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज में। एक सेकेंड, हाँ, गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड जॉब्स फॉर द न्यू कैटेगरी ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जो लोग डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ न्यू जॉब्स आइडेंटिफाई करी है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुछ जॉब्स लोगों के लिए ओपन किया जाए जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज से, या फिर जो लोग एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनके लिए न्यू जॉब्स क्रिएट किया जाए। जबकि जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जॉब्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जो उनके लिए ओपन अप करनी चाहिए एज दे सफर फ्रॉम माइल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये आप सबको पता है। ठीक है, आपको ये पता है जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का आया था, उसने क्या किया था, गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनकी रिजर्वेशन को इंक्रीज किया था। गवर्नमेंट जॉब्स में 3 से 4% इंक्रीज किया था और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इंक्रीज किया था, आई थिंक थोड़ा कम किया था। ठीक है, और जो डिसेबिलिटीज है उसको 7 से 21 कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब कि डिसेबिलिटीज, मतलब कि अगर डिसेबिलिटीज की लिस्ट में जितनी डिजीजेस लिखी हैं वो पहले 7 थी, अब उसको 21 कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन होमवर्क। कन्वेंशन का एम ये है कि हम किस तरह से प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उन लोगों के राइट जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर एन एम्प्लॉयर। ठीक है, ये अभी अडॉप्ट किया गया है, ये अडॉप्ट किया गया था बाय इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 20 जून 1996 को। ठीक है, हर कंट्री ने क्या किया हुआ है, इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। जो भी कंट्री ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है उन्हें इन कोड को फॉर्मुलेट करना है, अडॉप्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। दैट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन द होम। जो नेशनल पॉलिसी ऑन होमवर्क है वो क्या करती है, इट प्रमोट इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बिटवीन होम वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स। ठीक है, देखो गाइस ये क्या करती है, जो आपके घर पे जो काम कर रहे हैं, नॉट वर्क फ्रॉम होम, आई एम सॉरी, जो आपके घर पे काम कर रहे हैं और आपके लिए कुछ प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनके राइट्स को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमें इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है बिटवीन होम वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स। इसके अलावा ओनली जो 10 कंट्रीज है जिन्होंने इस कन्वेंशन को, कन्वेंशन होमवर्क को रेटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है इसका एम यही है कि हमें एक्सटर्नल ट्रेड और उनकी जो पेमेंट्स होती है इंडिया में उसको हमें इजी करना है। इसमें क्या आउटलाइन किया है, प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज, जो भी बिजनेसेस होते हैं, किस तरह से जो भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हमें क्या करना है, इजी बनाना है। ऑफकोर्स सिंपल बात यही है, जो भी हमारा पेमेंट होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उसके जो भी डिफरेंट प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज है उनको हमें ईजी बनाना है। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ऑफ अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको रिप्लेस कर दिया गया किसने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने, क्योंकि जो ये एक्ट था वो कहीं ना कहीं आफ्टर लिबरेशन पॉलिसीज में फिट नहीं बैठा था। ये क्या करेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एम्पावर करेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और पेनल्टीज इंपोज करता है अगर किसी ने लॉ को वायलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबको पता होगा, काफी बार हम डिस्कस किए हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के अंदर जो भी आप पैसा इकट्ठा होता है उसको आप कोविड वैक्सीन के कैंपेन पे स्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे जिनको नहीं पता होगा।
देखो भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लाइक जो कंपनीज हैं जिनका साल का टर्नओवर बहुत अच्छा होता है तो उनको 2 साल में अपना 2% क्या होना होता है, डोनेट करना होता है, ताकि क्या कर सके हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी उनमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, 2014 में इंडिया पहली कंट्री बनी थी वर्ल्ड में जिन्होंने क्या किया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीगली मैंडेटरी बनाया था और उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 को उन्होंने अमेंड किया था। जिस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ है और टर्नओवर 1000 करोड़ है या फिर नेट प्रॉफिट उसका 5 करोड़ है, उसको अपनी एवरेज प्रॉफिट कितना 3 साल का, मैंने 2 साल का बताया था वो गलत बताया था, 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% वो स्पेंड करना होगा। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वो जो अपनी जो सोशल स्पेंडिंग है उसको वो कोविड वैक्सीन के कैंपेन्स पे भी स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल इनोवेशन फंड। अभी क्या, तो अगर ये भी आपको पता होना चाहिए, जो नेशनल इनोवेशन फंड है वो ऑटोनोमस बॉडी किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसमें क्या किया, ये क्या करती है, सपोर्ट करती है ग्रास रूट इनोवेशंस को, मतलब कि जो वो छोटे छोटे इनोवेशंस करते हैं जो इंडिविजुअल्स के द्वारा या लोकल कम्युनिटीज के द्वारा जो इनोवेशन किया जाता है उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है और उनको टेक्नोलॉजिकल फील्ड प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी क्या है, जो रिसेंटली नेशनल इनोवेशन पोर्टल को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा, ताकि हम क्या कर सके, जो वेरियस इनोवेशंस है उनका डाटाबेस लेके आ सके टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, हर्बल फील्ड में, जो पब्लिक के पास अवेलेबल रहेगा। इस इनोवेशन पोर्टल से क्या होगा, लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो कि ग्रास रूट आइडियाज लेके आते हैं वो क्रिएट होंगे और वो अपने आइडियाज मार्केट में क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है आसमी। आसमी अब क्या है गाइस, इंडिया की खुद की बनाई हुई 9 मिलीमीटर की मशीन पिस्तौल है जो डेवलप की गई है डीआरडीओ इंडियन आर्मी के द्वारा। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए है कि भाई ये पिस्तौल है जो किसके द्वारा की डेवलप की गई है, डीआरडीओ इंडियन आर्मी के द्वारा। 3D प्रिंटिंग प्रोसेस को यूज किया गया है इसको डिजाइन और इसकी पार्ट्स को डिजाइन करने में। 3D प्रिंटिंग हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है, इसको यूज किया जाएगा एज अ पर्सनल वेपन फॉर हैवी वेपन डिटैचमेंट। कमांडर्स के द्वारा इसको यूज किया जाएगा टैंक, एयरक्राफ्ट रिव्यूज, ड्राइवर्स, रेडियो रेडार ऑपरेशन, क्लोज क्वार्टर बैटल, इन सब में इसको यूज किया जाएगा। जो मशीन पोस्टल है इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो 50,000 की होगी और इसकी जो पोटेंशियल है वो एक्सपोर्ट्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी क्या है, देखो गाइस आप सबको पता है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव था किसका, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और MHRD का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ताकि हम जो मतलब कि आपको पता है जो गर्ल चाइल्ड को लाइक मारते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं, उसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। इट इज टू प्रिवेंट जेंडर बाय सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, ताकि हम गर्ल चाइल्ड को सर्वाइव करा सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके और उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में हम क्या कर सके, उनको इंक्लूड कर सके। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्फेसिस किया था कि हमें लोगों का माइंडसेट बदलना है थ्रू ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस लेके आनी है और कम्युनिटी को हमें मोबिलाइज करना है। अभी क्या इंडिया के जो स्टेट है उन्होंने क्या किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के 45% फंड्स को क्या किया, जो मतलब जो भी उनको फंड एलोकेट हुआ था उसमें से उन्होंने 45% फंड को यूटिलाइज कर लिया पिछले 5 सालों में, दैट था बिटवीन 2015 से 2020। ठीक है, तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अभी एक काम करते हैं, फर्स्ट न्यूज में कुछ हमने थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हमने जो यूज किए थे थोड़े, ये हम जरा आपको बता देते हैं कहीं फिर आपको दिक्कत आए। ठीक है, हाँ सो गाइस मैं आपसे बात कर रही थी कि कुछ जो हमने यहाँ पे वर्ड्स यूज किए थे आपको कुछ दिक्कत हो सकती है कि जैसे इन सिटिंग, देखिए हाउस ने क्या किया है, हाउस अप्रूव किया कि सिंगल आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट एक्यूजिंग ट्रम्प। एक्यूज मतलब कि आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है, इन सिटिंग मतलब वायलेंट। ठीक है, इंसरेक्शन मतलब कि रिवोल्ट। ठीक है, मतलब कि वायलेंट रिवोल्ट के लिए हमने क्या किया था, ट्रम्प को क्या किया था, लाइक एक्यूज किया था जब उन्होंने इंसेनेटरी स्पीच मतलब कि इस तरह की स्पीच जो आपको भड़काए, ठीक है, लाइक जो कन्फ्लिक्ट करा सके। ठीक है, इस तरह की स्पीच थी, ताकि सपोर्टर्स ने क्या किया, थोड़े से एरिया में जब थोड़े से ड्यूरेशन में जैसे ट्रम्प हारा उन्होंने क्या कर दिया, मतलब कि अटैक कर दिया। ठीक है, तो अगर आई होप अब आपको मेरे से ये शिकायत भी रहेगी। ठीक है, तो अगेन अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।